भविष्य की ओर देखते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में जहां पर दाम लगाना चाहिए, जहां नज़र रखनी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी और पकड़ मजबूत रखनी चाहिए? देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो आपको बड़े ट्रेंड्स होते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मैं इस बार उदाहरण देता हूँ। जब जीपीएस आया तो सबसे पहले क्या हुआ, मैप्स की दुकानदारी बंद हो गई, मगर गूगल मैप्स ने आपका वे यू कम्युनिकेट चेंज कर दिया। एक बड़ा ट्रेंड था ये। जब इंटरनेट आया तो अमेज़ॉन बना, ट्रैवल एजेंट्स की दुकान बंद हुई, मिडिल मैन हट गया, ईमेल की वजह से आपकी कम्युनिकेशन चेंज हो गई। ये सेकंड वेव थी। फिर एक वेव आई जिसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन वेव। हम सबके हाथ में अब स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के बाद हमने देखा तो उबराइजेशन ऑफ द इकॉनमी हैपेंड। इमेजिन करिए, आप एक हिंदुस्तान में 2 ही बड़ी टैक्सी कंपनीज हैं, बॉम्बे की मैं बात कर सकता हूँ, ओला और उबर। आप अगर एक टैक्सी बुक करा रहे हैं बिना स्मार्टफोन के, आप करा सकते हैं उसको? आप नहीं करा सकते। तो उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। जोमेटो बिना स्मार्टफोन के चलेगा ही नहीं। फिर एक वेव आई सोशल मीडिया की वेव, जो आपकी इंस्टाग्राम वगैरह जिसकी वजह से क्रिएट हुआ। अब एक वेव आ रही है एआई की वेव। अब इस एआई आर्किटेक्चर में आपको जो भी कंपनी बेनिफिट होगी उस पर बैठ करिए। सेकेंड वेव आ रही है एनर्जी ट्रांजिशन की। आप अगर सोलर सिस्टम को देखें तो सन के सबसे करीब में मर्क्यूरी है, फिर वीनस है। तो गर्म कौन सा होना चाहिए? मर्क्यूरी, पर वीनस है। ऐसा क्यों है? कि वीनस के अंदर जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैस है वो डिफरेंट है। तो भारत जो अर्थ, जिसे हम अर्थ कहते हैं या फिर हम धरती बोलते हैं या फिर हमारा इकोसिस्टम है, वो गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन। 50% ऑफ द कार्बन इमिशन 2 जगहों से आता है। नंबर 1 इज़ गैस, नंबर 1 इज़ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, एंड नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाली नस्लों में अगर ग्लोबल वार्मिंग आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया, आई मीन इट्स अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टू ह्यूमन रेस। हम एक ट्रैप की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमें खुद ही कब्र खरीद रहे हैं, तो हमें स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन, ईवी, इनके अंदर मुझे लगता है बड़ा होने वाला है। हम पर कैपिटा की बात करते हैं। पर कैपिटा बड़ा साधारण है। हिंदुस्तान की पर कैपिटा 2,500 है। हमने $14 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात करी। क्या हम 30-40 ट्रिलियन हो सकते हैं? होंगे। ये तो मैंने वेल्थ को उल्टा ऐड करके बताया, मगर इकॉनमी का साइज़ 4 ट्रिलियन से हम एक डेवलप्ड इकॉनमी अगर 2046 में होंगे, तो डेवलप्ड इकॉनमी में अगर हमारी पर कैपिटा 2000 से 10-12-15 हज़ार हो जाएगी, तो वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन आने वाला है। चौथा एक्सप्लोजन मुझे लगता है कि डिजिटल में आने वाला है। डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल और फिजिटल हो रही है, तो वहाँ पर एक्सप्लोजन आने वाला है। तो ये सब 3-4-5 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके अंदर एक बड़ा ही प्रॉफिट पूल क्रिएट होने वाला है। ठीक है। पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? हम सब सीखते रहते हैं, हम बाकी चीज़ें, लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे एक निवेशक को करने से बचना चाहिए और किस तरह का नज़रिया लेकर चलना चाहिए अब बाजार में? जैसे आपने कहा कि जो कोविड और कोविड के बाद का रन हमने देखा है, वैसा कुछ आपको अभी उस तरह की उम्मीद मत करिए, आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना होगा। तो उस लिहाज से क्या आप कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा आप शेयर बाज़ार में आए क्यों हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर के जैसे बिहेव ना करें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर के जैसे बिहेव मत करें, विच इज़ हर घड़ी घड़ी प्राइस मत देखें और प्राइस लेवल्स ना देखें। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू नो। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए आपका पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं तो भैया क्या फ़र्क पड़ता है? लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता ही है, हमने देखा है, ये उदाहरण है ये। तो फिर नथिंग चेंजेस इन योर लाइफ। तो आराम से शाबाश करिए, चिंता मत करिए। मगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टडी रहना पड़ेगा, आपको घड़ी घड़ी देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज़ बैड, वो आपका कॉल है, इंडिविजुअल कॉल। किसी को ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को ट्रेडिंग सूट नहीं करती है। सभी बोलता है भाई 90% पीपल लूज मनी इन FNO, पर 10% तो कमा सकते हैं। हो सकता है आप उस 10 में हो। मैं यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा वो 10 में। मगर अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें। तीसरा, आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले आप 15 वेबसाइट पे जाएंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, तो स्टॉक लेने से पहले टिप पर मत जाए, एक थोड़ा तो समझिए। तीसरा, लंबी अवधि के लिए आप रहेंगे तो इसके अंदर हमेशा हमने देखा अच्छी कंपनियों में इंडिया की ग्रोथ इतनी बढ़िया है प्रशांत की, मीडियोकर कंपनीज विल ऑल्सो गिव रिटर्न्स एज लॉन्ग एज यू बाइंग देम विथ सम अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपके हाथ में ग्रेट कंपनीज हैं तो बड़े कंपाउंडर हो सकते हैं। तो जितनी लंबी अवधि के लिए आप आएंगे, देखिए अगर आप 1 साल से नीचे स्टॉक में डालते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ लेस देन 30%।
5 साल से ज़्यादा अगर आप डालते हैं, चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ 80%। 10 साल से ज़्यादा अगर डालते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ मोर देन इज़ 100%। तो उसी नज़रिए से आइए कि लॉन्ग टर्म इक्विटी, अगर आप घर देखते हैं तो आप रोज़ थोड़ी भाव देखते हैं, आप थोड़ी देखते हैं कि मेरी ज्वेलरी का भाव क्या है। तो स्टॉक मार्केट में रोज़ भाव क्यों देखते हैं? तो आप ट्रेडर हैं, तो फिर ट्रेडर को ट्रेडर के हिसाब से चले, इन्वेस्टर के हिसाब से ना चले। द प्रॉब्लम इज़ एवरीबडी कम्स, दे थिंक दे आर इन्वेस्टर बट दे बिहेव लाइक ट्रेडर्स, वहीं पे फंस जाते हैं वो। और आम निवेशकों की भी बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि एक जो नैरेटिव लगातार स्ट्रांग होता हुआ नजर आया वो था डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ताकत का। मैं कहूँगा एसआईपी के जो सिपाही हैं, ये जो सेना है, जो हर गुजरते महीने के साथ हम आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगा रहे हैं, और इन सब के बीच में बार बार उस नैरेटिव को तोड़ने की भी कोशिश हुई, जिस मार्केट की नेगेटिविटी की मैं बात करता हूं, जो बार बार इस तरह का। फिर भी आप क्या मानते हैं, एसआईपी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये भारतीय बाजारों के लिए कितने बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं हाल फिलहाल? एक मैं रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूं कि अक्टूबर महीने के अंदर, अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ है, एफआई की सेलिंग रिकॉर्ड रही है। 70 से 80 हज़ार करोड़ का नंबर है वो, और ये हाईएस्ट एवर है। और अब निफ्टी की बात अगर करें तो निफ्टी केवल 5-6% नीचे है। लास्ट टाइम हमने ऐसी सेलिंग देखी थी मार्च 2020 में, जब कोविड आया था, जब एफआई ने 50-55 हज़ार करोड़ की सेलिंग करी थी, जब मार्केट 25 से 30% नीचे गया था। उस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं था, क्वांटम ऑफ सेलिंग उतनी थी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस समय नहीं होते और केवल एफआई बेच रहे होते तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आ चुकी होती। देखिए 2000 से 2010 में जो भारत में बड़ा निवेश करा था वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करा था। उस समय इंडियंस एक दो स्कैम्स एक बड़े झटके से निकल रहे थे, जो था टीएमटी बुल रन, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक केतन पारेख का बड़ा स्कैम हुआ था। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेथ इन मार्केट्स। स्कैम्स हुए थे, हर्षद मेहता का 90s में हुआ, केतन पारेख का 2000 में हुआ। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट्स। मगर उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स केम टू इंडिया और उन्होंने काफ़ी निवेश करा। HDFC बैंक में निवेश करा, इन्फोसिस में निवेश करा, HUL में निवेश करा। तो 2000 से 2010 का जो मार्केट था वह FI डोमिनेटेड मार्केट था, वेयर FIs मेड मनी। 2008 से 2015 या 2010 से 2020 का मार्केट करें वो HNI डोमिनेटेड था, जहाँ पर राकेश जी, निमेश शाह, रमेश दमानी, बड़े बड़े पर्सनल पोर्टफोलियो जिनके थे उनके बड़े हुए प्रमोटर्स ने निवेश करा। जिन प्रमोटर्स को लगा कि भारत में उन्नति हो सकी, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट करी। डीमार्ट की स्थापना में, इंडिगो की स्थापना में, पेटीएम की स्थापना में। 2000 से 2010 में हमने देखा इंडियन प्रमोटर्स केम आउट ऑफ अ शैडो, बड़ा अडानी ग्रुप क्रिएट हुआ। हमने देखा कि रिलायंस ने कितनी बड़ी जियो को लेकर के छलांग लगाई। तो प्रमोटर्स ने और HNI इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अपनी पर्सनल कैपिटल डाली, इसे इंटेलिजेंट कैपिटल हम बोलते हैं, जो आगे देख सकते हैं। 2010 के बाद जो मार्केट आया वो एक आम निवेशक का मार्केट है, जिसके अंदर एवरेज इंडियन हैज़ मेड मनी। इंडिया के अंदर इस समय एक कमाल और धमाल दोनों हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एवरेज वेल्थ है निवेशकों की, वह इस समय FI से ज़्यादा है। करीब करीब प्रमोटर प्लस इंडिया मार्केट जो है अभी करीब $4 ट्रिलियन का है। वो $4 ट्रिलियन के डॉलर के अंदर 50% प्रमोटर्स के पास है, 20% FIs के, 20% डोमेस्टिक के पास है। 50 और 20 कितना हुआ जी? 70-75 मार्केट, 70 से 75% मार्केट इस समय आप देखिए बुल रन में, जिसके अंदर पिछले 3 साल के अंदर $2 ट्रिलियन का इजाफा आया है। इस प्रकार की वेल्थ क्रिएट हुई है। दूसरा, रियल एस्टेट, कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई। अब किसी भी भारत के पास, किसी भी भारत में हो, कहीं भी हो, वेल्थ में इजाफा रियल एस्टेट में हुआ है 50 से लेकर के 500% तक। और तीसरा, गोल्ड। आपको ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, मगर क्या कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब $2 ट्रिलियन का गोल्ड है। तो स्टॉक मार्केट है 4, रियल एस्टेट है 10, गोल्ड है 2, कितना हुआ जी? 14-15 बिलियन डॉलर की आपकी मार्केट कैप वेल्थ क्रिएट हो गई है। तो हिंदुस्तान में हम कहते हैं ना जी, सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया का मोमेंट है।